हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 और 7 में हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के संबंध में हमने डेरिवेशन भी पढ़ा और कैसे उसका क्या कैलकुलेशन का तरीका है ये भी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हुए आज हम लेक्चर नंबर 8 लाए हैं। इस लेक्चर में प्योरली हम आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन के संबंध में हम डिस्कस करेंगे, विशेषकर वे सभी क्वेश्चंस जो डायपोल और इस पर बेस्ड हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषकर एडवांस में, वो किसी एक प्रिंसिपल पर नहीं होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। तो इन क्वेश्चनों में भी कुछ अलग से भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जिसकी चर्चा हम लोग नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बॉडी है जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर। ये बॉडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, इसके डोमेन में यह बॉडी चलता है और चल के इस दीवार से टकराता है। इस दीवार से टकराना इलास्टिक कोलिजन है और फिर बैक होता है, तो इसमें मोशन का टाइम पीरियड निकलता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। चूंकि मैं पढ़ चुका हूँ, पहले क्वेश्चन देख चुका हूँ, इसलिए मुझे समझ में जल्दी आ जाता है, परंतु आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन के मेन पॉइंट को एक जगह नोट करना पड़ेगा। तब सोचना है कि इसमें कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, कैसे इसको बनाएं, और तब प्रोसीड करना है। तो थोड़ा समय क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में देना पड़ेगा आपको, और जब तक आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, एक दीवार है, इस तरह का एक दीवार है और इस तरह का प्लेन है। प्लेन एक बॉडी है। मान लीजिए इस बॉडी का मास है m, और इस बॉडी पर चार्ज दिया हुआ है रो, यानी चार्ज डेंसिटी 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जितने भी दिए हुए क्वांटिटीज हैं हम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 माइक्रोकूलम यानी रो को हम लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और पर ग्राम है, पर ग्राम को पर केजी में 10⁻³ कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। दिस इज 8 इंटू 10⁻³ कूलम्ब पर केजी। इस बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलिजन इलास्टिक है, टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका मास हम निकाल सकते हैं, मास m और इस पर चार्ज पर केजी इतना, यानी इस पर टोटल चार्ज Q विल बी रो इंटू m। अब यह मास इस फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में है, तो इस मास पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स F इज इक्वल टू Q, दिस Q इंटू E। इस मास पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। तो यदि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो A इज इक्वल टू लिख सकते हैं QE डिवाइडेड बाई M। अब इनिशियली यह रेस्ट पर है,
रेस्ट यानी u इजिकल टू 0 से स्टार्ट करता है विथ एक्सेलेरेशन दिस, और यह जाके इस दीवार से टकराता है, टकरा के फिर वापस आता है, फिर जाता है, टकराता है, फिर वापस आता है। देखिए मूल कॉन्सेप्ट यह है कि यह इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में हम जैसा जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी बिफोर, वेलोसिटी नॉट स्पीड, स्पीड बिफोर कोलिजन और स्पीड बिफोर आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होता है। यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कोलिजन में, ई आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, वह 1 के बराबर होता है। इस दोनों को मिला के यदि समझा जाए तो यह बॉडी जिस स्पीड से टकराएगा इस दीवार से उसी स्पीड से बैक होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, तो चूंकि जिस स्पीड से जा रहा है दीवार से टकराने, टकराने के बाद उसी स्पीड से लौटता है, अतः जहां से वस्तु जाएगा, यह बॉडी जहां से जाएगा वहीं पर वापस आएगा, और उतनी ही स्पीड से आएगा, यहाँ फिर रेस्ट पर आ जाएगा, रेस्ट पर आएगा, फिर इस फील्ड के कारण फिर जाएगा टकरा के, फिर वापस आएगा। तो कहा जा रहा है कि एक बार जाके टकरा के वापस आने में, अर्थात मोशन का टाइम पीरियड टी है, एक बार जाके टकरा के वापस आने में जो टाइम इलेप्स्ड होगा वह क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहले हम टाइम निकालेंगे, चूंकि u इजिकल टू 0 हम ले लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन दिस है, तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये ले लेंगे हम, टाइम क्या लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज और इसमें है जो छूट गया है, नहीं दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस, दिस इज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इस बॉडी से दीवार का, यानी 0.1 मीटर है डिस्टेंस। तो यहां से कितना टाइम लगेगा दीवार तक जाने में, दिस इज एस इजिकल टू, दीवार तक जाने में लगा हुआ समय ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s यानी 0.1, u 0, a दिया हुआ है तो हाफ QE बाई m टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा t इजिकल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई QE। अब यहाँ पे Q रो m से निकालेंगे, ठीक है, रो m से Q लिखा है दिस, तो टाइम रूट m डिवाइडेड बाई QE, रूट m डिवाइडेड बाई QE दिस। अब यहां से दीवार तक जाने में लगा हुआ समय Q इजिकल टू मास रो दिया हुआ है, Q निकला Q, ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाई Q इंटू E, E दैट इज 100 और Q रो m, तो रो दैट इज 8 इंटू 10⁻³ और इंटू m, ये हो गया Q, दिस इज Q, और इंटू E यानी 100। अब mm कैंसिल, दिस इज 8 और यहाँ 10⁻⁻1 दिस, यानी दिस इज 10/8।
यहाँ देखें डिस्टेंस 0.1 है, इसका टोटल चार्ज हमने रो इंटू एम से निकाला, रो इंटू एम, दिस मच टोटल चार्ज। अब इस पर फोर्स टोटल क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई बाई एम एक्सेलरेशन, और एस इजिकल टू यू टी से हमने टाइम निकाला, टाइम कितना टाइम इलेप्स्ड हो गया, तो 2 × 1 एम, एम बाई क्यू ई टी, यानी टी इजिकल टू दिस टाइम पीरियड 1/8, ठीक है, 10 बजे, तो 8 टाइम पीरियड होगा। इसको यदि 2 से गुना कर दिया जाए, दिस 2 इंटू टी, दैट इज टी, यानी यह टाइम होगा जो आने और जाने, जिसको टाइम पीरियड ऑफ मोशन कह सकते हैं, तो दिस इज 2 इंटू 10/8 सेकेंड, ये टाइम पीरियड होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Electron revolves around infinite cylindrical wire having uniform linear charge density this in circular path under the influence of electrostatic force, the velocity of electron with which it revolves। ये हमने पढ़ा था कि एक इनफाइनाइट वायर के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए ए डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आप याद कीजिए, इस तरह का एक वायर था जो पॉजिटिवली चार्ज था, इसका लंबाई L था, चार्ज Q था, और यहां से हमने ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया था, इस एंड को हमने इस पॉइंट से मिलाया था जिसको हमने θ1 कहा था, और इसे मिला के हमने θ2 कहा था। फिर हमने एक छोटा सा स्लॉट काटा था यहाँ पे, और इसको हम L एज्यूम करके इस पॉइंट से दिस DL, और यहाँ पे हमने DE निकाला था। DE का कंपोनेंट हमने 2 पार्ट में लिया था, एक लिया था इसको फाई, दिस इज डी फाई, और दिस एंगल इज फाई, और एक कंपोनेंट हमने इस तरफ लिया था दिस डी ई कॉस फाई और डी ई साइन फाई। तो इस तरह का हमने लिया था, और फाइनली जो निकाला था हम याद कीजिए, फाइनली जो ई था टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर के लिए हमने इस तरह का इस्तेमाल किया था, पैरेलल के लिए ई पैरेलल इस्तेमाल किया था। तो दिस इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, और दिस साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हमने फाइनली लिखा था। और इसी का स्पेशल केस हमने 3 बताया था। पहला केस कि जब ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो, ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो, उस स्थिति में θ1 θ2 90 हो जाएगा। और हमने कहा था कि ये रॉड यदि एक तरफ फाइनाइट हो, दूसरे तरफ इनफाइनाइट हो, और इसके ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर P पॉइंट हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो एक केस इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट यानी
ये 90 यानी 2k लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू ई लैम्डा। इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है और इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8। इसके इन्फ्लुएंस में एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बस यही निकालना है। अब मान लीजिए ए पॉइंट पर, ए दूरी पर एक पॉइंट पी है, तो पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई लैम्डा ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। ये तो क्लियर है पिछले वर्ष। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि इस पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन यदि इस पर चक्कर लगाता है, तो यह जो फोर्स है दिस, चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, तो यह फोर्स इसका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, जो सर्कुलर मोशन है उसका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। यानी दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। यानी यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रेडियस सर्कुलर पाथ का a, तो दिस इज इक्वल टू दिस। यानी सेंट्रीपेटल, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया जो सर्कुलर मोशन पर चल रहे इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की ओर लगता है, और ए हो गया इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज्ड रॉड के लिए, चार्ज वायर के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसके लिए ए कैंसिल। अब चूंकि v निकालना है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई m अंडर रूट, दिस इज 2 इंटू k 9 इंटू 10⁻⁹। k क्या होता है, k होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्डा, लैम्डा यानी 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई m, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग 9 इंटू 10⁻30 kg, दिस मच kg। अब इसका वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू 9 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 बाहर निकला, 9 8 यानी 1, और इस ये ऊपर गया, तो दिस 1 और ये ऊपर गया 32, यानी दिस 16, ये 32 हो गया, हाँ 32 का 16, तो दिस मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, दिस 2 पॉइंट चार्ज, दोनों का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है इस तरह से। प्रत्येक का वजन इस दोनों चार्ज का 20 ग्राम का है। फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, रेस्ट इक्विलिब्रियम में है, और हाइट
Q0 का हाइट x पर x इंटू 10⁻³ मीटर है, तो x का वैल्यू क्या है? हम देखें यहाँ पे फिगर में एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, यहाँ h है, तो इस दोनों के बीच का दूरी हम निकाल सकते हैं, यानी sin 30 इज इक्वल टू h बाई इस दोनों के बीच का दूरी सपोज l, मान लीजिए l दूरी है, तो दिस इज l, यानी l इज इक्वल टू h बाई साइन 30, h बाई साइन 30 यानी h बाई साइन 30 का वैल्यू हाफ, दिस इज 2h, यानी l इज इक्वल टू 2h, इसका वैल्यू 2h। अब देखें इस दोनों चार्ज के बीच का दूरी 2h है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा, मान लीजिए F है, और इस का वेट है 20 ग्राम, इसका भी वेट है 20, इसका केवल इस पर अब विचार करें तो इस पर एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड टू द इंक्लाइन प्लेन F, और इसका वेट नीचे यदि लगता हो mg, तो इसका कंपोनेंट along the inclined plane mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg cos थीटा होगा, जो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो हमको उससे मतलब नहीं, नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर देगा mg cos थीटा, ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वह mg sin थीटा के बराबर होगा, तभी यह इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट में होगा, यानी इस पर ऊपर लगता हुआ फोर्स F, स्टैटिक फोर्स, ऊपर लगता हुआ फोर्स, नीचे लगता हुआ mg sin थीटा, mg sin थीटा यानी हाफ sin 30, तो mg sin 30 यानी दिस इज mg बाई 2 के बराबर होगा। अब F Q0 के बीच का रिपल्सिव फोर्स है, यानी K Q0 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 2h 4h स्क्वायर इज इक्वल टू mg बाई 2। यहां हमें h का वैल्यू निकालना है, तो h इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देखिए कैंसिल 2 से, तो k Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg 2mg k यहाँ 1/4πε0 का वैल्यू है, यानी 9 इंटू 10⁹ Q0 का होल स्क्वायर, Q0 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, तो 2 इंटू 10⁻⁶ यदि कुलम में कन्वर्ट करें तो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m मास 20 ग्राम, 20 ग्राम यानी 20 इंटू 10⁻³ करते हैं तो ये kg में हो जाएगा, kg और इंटू 10 दिस मच, यानी h स्क्वायर विल बी 9 और 2 दूना 4, तो 9 इंटू 4, अब यहाँ 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर 10⁻⁻12, यानी दिस इज 10⁻⁻2, सॉरी 12 और 9 3, 10⁻⁻12
में 9 घटाएंगे तो -3 डिवाइडेड बाई 2 2 4, यहां पे हो जाएगा 10⁻², और फिर एक और इंटू 10, यानी दिस 10⁻⁻1। याद रखिए ए 0 से जाएगा और ए 0 दोनों मिलकर 10⁻1 करेगा, तो 4 इंटू दिस इज 4 4 कैंसिल, 9 इंटू 10⁻⁻², h इजिकल टू, यानी h इजिकल टू अंडर रूट करेंगे 3 तिहाई 9 और -1, 3 तिहाई 9 -1, यानी दिस मच मीटर h का वैल्यू होगा। अब ये h का वैल्यू इसके बराबर है, यानी दिस इज x इंटू 10⁻³ है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इजिकल टू 3 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻3। अब ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज 300। तो इसमें हमने बस इतना किया कि चूंकि यह इक्विलिब्रियम एट रेस्ट पर है, तो इस पर जितना फोर्स ऊपर की ओर लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, जो हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, वह इसके मास mg वेट के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यानी mg sin थीटा के बराबर होगा। बस दोनों को इक्वेट करके हमने h का वैल्यू निकाला। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम्ब दो पैरेलल प्लेट के बीच। ये दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम्ब है। एक इलेक्ट्रोड इंटर करता है सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। एक इलेक्ट्रॉन इस दोनों प्लेट के बीच इंटर करता है विथ काइनेटिक एनर्जी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज, इस प्लेट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड। तो जैसे ही इस फील्ड से बाहर निकलता है तो इसका ये एंगल क्या होगा, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दो प्लेट है, 10 सेंटीमीटर का है, ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, 10 न्यूटन पर कूलम्ब। ए 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर लंबाई है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और जिसका टोटल एनर्जी है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहा है कि जब इस फील्ड को क्रॉस करेगा तो कितना एंगल बनाएगा। इसमें देखिए जब यह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर करेगा तो इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अपना ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और साथ ही साथ एक फोर्स लग रहा है इस पर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे है, इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए फोर्स ऊपर लाएगा। तो यहाँ पर दो तरह का मोशन शुरू होगा। एक मोशन शुरू होगा वर्टिकल, उसको हम Vy कह सकते हैं, Vy, और दूसरा मोशन Vx। तो Vx इसका ओरिजिनल मोशन जो Vx की ओर होगा, और चूंकि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ फोर्स है एफ, ये ऊपर की ओर लगेगा जो परपेंडिकुलर होगा वीएक्स के। वीएक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वीएक्स के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए वीएक्स अनचेंज्ड हो रहेगा, अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन वीएक्स में नहीं होगा। वीएक्स यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, तो वीएक्स लगातार एक समान होगा, परिवर्तन केवल वी वाई में होगा। वी वाई शुरू में 0 होगा, बाद में चूंकि इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होगा, और इस एक्सेलरेशन के कारण वी वाई का वैल्यू बढ़ते जाएगा इस तरफ ऊपर की ओर, बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो वी वाई का वैल्यू होगा, वी वाई फाइनल जो भी वैल्यू होगा, और वी एक्स जो वैल्यू यहाँ वी एक्स होगा वही वी एक्स होगा, इसके बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, बस यही हमें कैलकुलेट करना है, इतना ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या यह है कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मूव करने में जितना काम करता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, यानी इतना कूलम भी यदि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट को पार करे तो उस स्थिति में पोटेंशियल इंटू दिस यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल काम होता है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 16 दूना 32 2 इंटू 10 टू द पावर 1 और 1 2 -2 -21 जूल, यानी ये इतना जूल के बराबर है। अब इस काइनेटिक एनर्जी से हाफ mv² यदि कर दें, हाफ mv², तो दिस इज v² इज इक्वल टू 32 और 2 64 64 इंटू 10 टू द पावर -21 डिवाइडेड बाई m, और यदि अंडर रूट कर दिया जाए तो ये हटेगा, यानी ये वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी vx कहलाएगा, vx, यानी इस दिए हुए एनर्जी से हमने vx निकाल लिया, और यह vx थ्रू आउट द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक समान होगा। तो vx इज इक्वल टू दिस मच, ये हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन पर इसके कारण लगता हुआ फोर्स यदि हम कैलकुलेट करें F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू E डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास m, ये लिख सकते हैं। तो यानी दिस फोर्स, यानी ए यदि लें, एक्सलेशन लेना चाहें तो F बाई m यानी दिस मच एक्सेलरेशन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो u0 है, यानी वी वाई इनिशियल 0, ऊपर का वी वाई इनिशियल 0 है, और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू दिस मच E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन। तो वी वाई एफ निकाल सकते हैं, वी वाई फाइन निकाल सकते हैं।
ए निकालने के लिए हमको एक टाइम की आवश्यकता होगी। अब जैसे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई एफ इज इक्वल टू यू प्लस यानी वी वाई आई प्लस ए इंटू टी। तो टी की आवश्यकता होगी, टाइम, कितना टाइम। तो चूंकि Vx हमको पता है, Vx ये अनचेंज रहता है पूरी तरह, और डिस्टेंस पता है 0.1 मीटर, तो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 0.1 मीटर डिस्टेंस बाई Vx दिस टाइम। और इस टाइम को यहाँ पर रख सकते हैं ताकि VYF निकल जाए। अब देखें, ए चूंकि 0 है इनिशियल, यानी VYF निकालने के लिए VYF इज इक्वल टू ए इंटू टी। दिस m इंटू टी, यानी t को लिख सकते हैं, t को 0.1 बाई Vx, 0.1 बाई Vx लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है, फाइनली निकालना क्या है यहाँ पर, Vy बाई Vx। तो VYF बाई Vx यदि हम निकालना है हमें, तो दिस इज EE m इंटू 0.1 इंटू Vx स्क्वायर, डिवाइड कर दिए Vx से, तो A हो जाएगा tan थीटा। यदि इसका वैल्यू मिल गया हमें तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखें, tan थीटा इज इक्वल टू EE 0.1 m Vx स्क्वायर। अब कैलकुलेट करें इसको, E यानी 10, इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई m, इलेक्ट्रॉन का मास, यानी 9 इंटू 10⁻31 Vx स्क्वायर। यहां देखिए हमने रूट लिया था, लेकिन Vx स्क्वायर यदि करते हैं तो रूट हटेगा 64 दिस इंटू m, यानी इस m का वैल्यू नहीं लिख के केवल m लिखें, इलेक्ट्रॉन का मास है, और Vx स्क्वायर लिख दें 64 इंटू 10⁻21, और m ऊपर चला जाएगा दिस इंटू m। अब देखिए m कैंसिल हो गया, दिस इज 0.1 10 16 इंटू 10 टू द पावर -20, और नीचे हो जाएगा 64 इंटू 10⁻21, ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज 16 चौका 64 4, और ये 10 10/4, दिस इज 2.5, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.5। इससे हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, जो इसका हॉरिजॉन्टल, इससे पहले वेलोसिटी हम निकालेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, तब वेलोसिटी इसका निकालेंगे। जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx होगा वह चेंज नहीं होगा, बिल्कुल थ्रू आउट द मोशन एक समान रहेगा। वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में 0 होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ आएगा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के कारण वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा। तो Vy निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूला से, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और Vx चूंकि एक समान है तो tan थीटा का हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल q by m is equal to this, velocity v is equal to this, deflected by electric field this, the electric field exists in a region of 10 centimeter along x axis, the deflection of charged particle y is equal to this। मतलब सिमिलर 5 का जो कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया उसी आधार पर 4 का भी कॉन्सेप्ट है, मोटा मोटी 4 का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें दे रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज इतना वेलोसिटी से आई डायरेक्शन में चल रहा है, आई डायरेक्शन में, दिस मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस ले लें पहले, दिस 0 y y और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जिसका वेलोसिटी है v0 इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये चल रहा है पॉजिटिव चार्ज इसका q by m दिया हुआ है, q by m 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है J, इलेक्ट्रिक फील्ड J मीन्स वाई डायरेक्शन में 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर। किलो वोल्ट, देखिए किलो वोल्ट को पहले वोल्ट में बदलेंगे, 1000 वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट, तो 1.1 में हम गुना करेंगे तो वोल्ट मिल जाएगा, किलो वोल्ट। तो 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, जे की लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 1800 1800 1.8 1800 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर रीजन सपोज यहां तक है, बस यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लग रहा है और इस वेलोसिटी से चल रहा है। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, तो देखिए ठीक उसी तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू इतना जो चार्ज पार्टिकल का है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, तो चूंकि फोर्स इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है इसलिए ये वेलोसिटी अनचेंज्ड होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पर वही होगा जो फाइनल पॉइंट पर होगा, केवल वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में 0, यानी उसी तरह वी वाई इनिशियल हम कह सकते हैं दिस इज 0। अब ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, चार्ज पार्टिकल पर, क्यू पर फोर्स कितना लग रहा है, तो ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अगुने चार्ज ई क्यू डिवाइडेड बाई एम मास, तो फोर्स बाई मास यानी एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन इस पर ऊपर की ओर लग रहा है और इस एक्सेलरेशन के कारण इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, यानी वी वाई एफ एक होगा जब इस फील्ड से बाहर निकलेगा। कितना देर तक यह वेलोसिटी बढ़ेगा ये निकालने के लिए मेरे पास डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी हॉरिजॉन्टली इसको पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय वर्टिकल मोशन भी करेगा, यानी टाइम इज इक्वल टू 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई v0, बस
तो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए वी वाई एफ इज इक्वल टू वी वाई आई प्लस ए टी, दिस मच। यानी इसको वी वाई ए जीरो ए ई क्यू बाई एम और इंटू टी यानी 0.1/v0। दिस इज ई का वैल्यू 1800 क्यू बाई एम का वैल्यू 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू 10⁻11 क्यू बाई एम, दिस इंटू 0.1 divided by v0 is 3 into 10⁻7। तो बी वाई एफ हम इससे निकालेंगे। तो दिस इज 18 दूना 36, 36, 2 0, 11 2 13, लेकिन फिर एक जीरो कम जाएगा यानी 12 इंटू 10⁻12 3 इंटू 10⁻7। 9 या 27, ठीक है, 36 यानी 1 and 3 1 और 2 12 दिया 36 12 12, दिस इज 12 12 दिया 36 और इंटू 10⁻7 5 12 5 12 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये डेविएशन, हाँ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा हम डिफ्लेक्ट हुए हैं इससे, क्योंकि हमने वी वाई जैसे पिछले में निकाला था वी वाई, इसमें वाई का डिफ्लेक्शन कर रहा है पार्टिकल, मतलब वाई का वैल्यू कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना था, फॉर्मूला हमें ये नहीं लगाना था, सॉरी, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, टोटल डिफ्लेक्शन। ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। यानी वो निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एस, जैसे s इज इक्वल टू यूटी लिखते हैं, y इज इक्वल टू वी वाई आई टी यूटी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस। तब y हम निकालेंगे, ए इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ इंटू ए ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी यानी 0.1v0 का होल स्क्वायर, ए निकालना है हमें। यानी दिस इज हाफ इंटू ई 1800 इंटू क्यू बाई एम 2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.1 यानी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻2 10 10, ठीक है। एंड v0 का स्क्वायर, v0 दिस यानी 3 3 9 7 दूना 14 10⁻14, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज 2 2 कैंसिल, अब 9 दूना 18 200, तो 11 2 13 2 0 यहाँ 11 2 13 13 में से 2 चला गया तो 11 बचा, फिर तो 2 इंटू 10⁻11 ऊपर में डिवाइडेड बाई 10⁻14 यानी दिस इज 2 इंटू 10⁻−3 -3 यानी इतना मीटर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 mm डिफ्लेक्शन हुआ।
पिछले बार फॉर्मूला निकालने में हमने गलती किया था, क्योंकि 5 से इफेक्टेड होके 5 में बी वाई निकालना था। सॉरी फॉर दिस। अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। An electric dipole P is placed in form E in such a way that P is along E. The work done in rotating dipole by 180 degree will be this. देखिए, इसमें हम लोग अभी थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं। हमने बस इतना ही पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और हमने देखा कि डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है, लेकिन बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें कह रहा है कि अलोंग द E P रखा हुआ है, P यानी डायपोल। अब एक डायपोल किस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू और L 2L डिस्टेंस है, इसका P और E एक ही डायरेक्शन में है जो रखा हुआ है। P का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁶। दिस इज 6 × 10⁻⁶ P का वैल्यू, और E का वैल्यू है दिस इज 15 × 10⁻⁻13। अब कह रहा है कि इसको उल्टा कर दिया जाए, रोटेट करके टर्न कर दिया जाए। इसको टर्न कर दिया जाए 180 में। 180 यानी A प्लस क्यू इस तरफ आ जाएगा और A माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा। दोनों के बीच का दूरी 2L। E इस तरफ ही होगा, लेकिन अब P इस तरफ हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दें तो किया हुआ काम क्या होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन इसमें पूछा जा रहा है। टोटल वर्क डन क्या होगा। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि P हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें P रखा हुआ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ P इन E इज इक्वल टू माइनस P डॉट E होता है। इसको अभी याद रखेंगे, फिर हम डिराइव करेंगे अगले क्लास में। तो P डॉट E ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी यदि ले लें तो U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस P E, चूंकि डॉट है P डॉट E, तो दोनों के बीच का एंगल अभी 0 हो रहा है, तो cos 0, यानी दिस इज माइनस PE। इस तरह फाइनल एनर्जी यहां लें, दिस फाइनल, तो दिस इज माइनस PE, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी cos 180 यानी -1, तो दिस इज PE। तो फाइनल इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी PE और इनिशियल माइनस PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज del U is equal to UF minus U initial. This is PE minus PE. तो दिस इज 2P, दिस मच। तो 2PE एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता हुआ फोर्स दोनों कंजर्वेटिव होता है, इसलिए टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगा। यानी ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये वर्क डन के बराबर होगा। जितना काम हम करेंगे उसके बराबर ही होगा। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 2PE
This means 2 into P 6 into 10 power minus 6. I into E 15 into 10 power 3. This is 90 छक्का 90 90 180. दिस मल्टीप्लाई करें तो इंटू 10 पावर माइनस 3. दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. दिस जूल ये वर्क डन होगा. तो सिंपल सा इस फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है. बस वही वर्क डन के. चूंकि मिली जूल में पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर मिली जूल जूल में नहीं, मिली जूल निकालने के लिए फिर हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा मिली जूल. चूँकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर यानी 1000. तो दिस इंटू 1000 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर 3. तो 180 ml 180 2 बचा तो 1.8 मिली जूल. क्वेश्चन नंबर 2. Infinitely long solid cylindrical cylinder of radius r has uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis cylinder as in the figure. The magnitude of the electric field at point P is given by this. Value K निकालना है. देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है. इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत लंबा सा सॉलिड सिलेंड्रिकल, ये वायर कह सकते हैं इसको. तो इस तरह का सिलेंड्रिकल वायर है, बहुत लंबा सा. इस तरह का सिलेंड्रिकल वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग है. और इसमें कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, इसका रेडियस आर कहा जा रहा है. इसमें इस तरह का एक स्फीयर है जिसका रेडियस r by 2 है. r by 2 विथ सेंटर एक्सिस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. और इसमें दिया हुआ है फिगर में कि पॉइंट P 2r डिस्टेंस पर है सेंटर से. अब इस सेंटर से P लेते हैं 2r डिस्टेंस पर. देखें इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है. E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई a जबकि दूरी है 2k लैम्डा. लैम्डा यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ए मान लें कि क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई r स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ तक चलते हैं.
तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम में यदि वॉल्यूम डेंसिटी से गुना कर दें, वॉल्यूम डेंसिटी से गुना कर दें तो टोटल चार्ज, इस टोटल चार्ज में लंबाई से गुना कर दें 1 से, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मिलेगा हमें। यानी कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो। दिस और a 2r के बराबर है। अब देखिए इसमें इस इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के कारण E तो हम निकालेंगे, लेकिन यहां बीच में खोखला है, यानी पूरा सिलेंड्रिकल वायर के कारण E निकाल के और इस खोखला स्फीयर के कारण जो हो सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम घटा देंगे। पूरे सिलेंड्रिकल वायर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे और इसके अंदर जो स्फीयर है r/2 का, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा उसको हम घटा देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा जब यह खोखला हो, अंदर से इस स्फीयर को निकाल लिया गया हो तब। अब देखें, इसको आगे बढ़ें। ई लैम्डा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू के यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0, ए यानी 2r, ऊपर में लैम्डा दिस इज पाई आर स्क्वायर रो। अब इसको लिख सकते हैं पाई कैंसिल, आर कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी दिस इज आर रो डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0, 4 एप्सिलॉन 0 ए perpendicular electric field due to this infinite cylindrical wire। तो ET इज इक्वल टू दिस इज ET, ई या सिलेंडर के कारण, पूरे सिलेंडर के कारण है ये, तो दिस हम लिख सकते हैं एक नोटेशन हम दिस। अब इस स्फीयर के कारण इस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो स्फीयर का चार्ज टोटल निकालना पड़ेगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम में यदि चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी रो से गुना करें तो टोटल चार्ज हो गया। अब टोटल चार्ज कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो एक Q हो गया, Q इस चार्ज का, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, R यहाँ 2R है, 2R का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऊपर में 4 पाई R³ रो, और इसका जो नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8, और ए आएगा दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन 2 दूना 4 R स्क्वायर। अब हो रहा है लास्ट करेंगे तो 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल दिस, तो दिस इज रो R डिवाइडेड बाई
यहाँ देखें 8 3 24 और 24 4 96 96 एप्सिलॉन। दिस इज, चूंकि ए स्फीयर के कारण है, इस वजह से लिख सकते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई नेट इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल में से स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के कारण उसको घटा दें, तो दिस इज सिलेंड्रिकल यानी आर रो डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, और यहाँ E0 आर रो डिवाइडेड बाई 96 एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को ए ले लें, दिस इज 1/4 माइनस 1/96। दिस इज, तो आर रो बाई एप्सिलॉन 96 4 8 3 24, तो 24 24 माइनस 1। अब ए हो जाएगा, यहां पे लिख दें आर रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 23 डिवाइडेड बाई 96, जबकि यहां दिया हुआ है 23 रो आर 16 के एप्सिलॉन 0, यानी 23 रो आर 16 के एप्सिलॉन 0, और के का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखें रो आर 13 ठीक है, एप्सिलॉन 0 ठीक है, 16 के इज इक्वल टू 96, यानी 16 के इज इक्वल टू 96, यानी के इज इक्वल टू 6। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर of radius r has charge this distributed in its volume with a charge density this, where k is constant, r is a distance from center. If the electric field at r is equal to this is times this, find the value of a। ये सॉलिड स्फीयर का प्रश्न है। एक सॉलिड स्फीयर इस तरह का सॉलिड स्फीयर है, और कह रहा है कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है रो, वो इस तरह से है के आर और पावर ए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r/2 पर और r पर। मान लीजिए r स्मॉल r डिस्टेंस पर एक हम छोटा स्फीयर काटते हैं dr मोटाई का, सेल लेते हैं, dr मोटाई का एक सेल काटते हैं। सॉरी, सेल उतना बढ़िया बन नहीं रहा है, दिस एक समान मोटाई होगा चारों तरफ। ये सेल काट दिया, और जिसका ए है dr, तो इस सेल का जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया इंटू इसका थिकनेस dr, ये इसका मटेरियल का वॉल्यूम होगा। इस मटेरियल के वॉल्यूम में यदि हम चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज डेंसिटी से गुना कर दें इंटू रो से, के आर और पावर ए, रो से गुना करें। ए छोटा सा चार्ज हम कर सकते हैं, दिस इज डी क्यू, एक छोटा सा चार्ज इस पर,
इस चार्ज के कारण इस सरफेस एरिया पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें DE, तो दिस इज DQ बाई 4πε0 r²। बस इसी को हम लिख दें, दिस इज DQ यानी 4πr² dr के r पर पावर a 4πε0 r²। अब देखें r² कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिल जाएगा कि r पर पावर a dr डिवाइडेड बाई ε0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दो तरह से, एक तो हमें r/2 पर निकालना है, एक r/2 पर ही निकालना है और एक r पर निकालना है। तो पहले r पर निकालें, ER, दिस इज k अपॉन ε0। इसको इंटीग्रेट यदि करेंगे, दिस इंटीग्रेट, तो r1 प्लस a+1 बेस 0 to r, यानी दिस इज के r पर पावर a+1 डिवाइडेड बाई ε0 और a+1। यदि r/2 पर करें E इज इक्वल टू r/2, तो दिस इज k बाई ε0 r/2 पर पावर a+1 और a+1, यानी दिस इज k बाई ε0 r पर पावर a+1 डिवाइडेड बाई a+1 और 2 पर पावर a+1 दिस। अब एक कह रहा है कि इसका डिवीजन, देखिए a का वैल्यू निकालना है जब 1/8 टाइम्स हो, 1/8 टाइम्स हो, तो ER डिवाइडेड बाई ER/2, दोनों को डिवाइड करना है, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो a पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पावर a+1 बचेगा। अब दिस इज कह रहा है कि 8 टाइम्स, 1/8 टाइम्स, चूंकि उल्टा हम लिए हैं, इसको नीचे ऊपर लिए हैं, यानी दिस इज 2 पर पावर 3, यानी a+1 इज इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू हो गया। तो ये रहा आज का जेईई एडवांस का क्वेश्चन। अगले में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ मेंस का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।